नमस्कार। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ जंक्शन के इस यूट्यूब डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सुनील राठौड़ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान भूगोल हर एक प्रतियोगी परीक्षा में, हर एक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल रहता है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से राजस्थान भूगोल की एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान भूगोल से जुड़े हुए तमाम टॉपिक्स के ऊपर वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े रहें। रोजाना आप प्रतिदिन मेरे द्वारा डाले गए वीडियो से अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और सुदृढ़ बनाइए, ताकि आपकी सफलता, आपका संघर्ष एक दिन निश्चित रूप से सफलता में बदले। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम शुरू करेंगे राजस्थान भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, राजस्थान का भौतिक विभाजन और राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों के रूप में। इसमें चैप्टर में हम जो स्टडी करने वाले हैं उन सभी अध्ययन बिंदुओं के ऊपर पहले अपने थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। इसमें सबसे पहले हम राजस्थान की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कुछ बातें पढ़ेंगे कि राजस्थान का ये जो भौगोलिक स्वरूप हमें दिखाई देता है, इसकी उत्पत्ति कब और कहाँ किस समय हुई है, उसके बारे में तमाम बातें करेंगे। इसके बाद में राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं और उनका हमने विभाजन जो है वो किन आधारों पर कर रखा है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का नाम और इनका एक सामान्य परिचय हम इसमें देखेंगे। उसके बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिम मरुस्थल के रूप में, हम इस उत्तर पश्चिम मरुस्थल के अलग अलग भागों के रूप में, अलग अलग भौतिक भौगोलिक विशेषताओं के रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से इस लेक्चर में हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके, शुष्क मरुस्थल के रूप में और दूसरा हमारे पास अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में, ये तमाम प्रकार की बातें जो हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखिए, राजस्थान की उत्पत्ति को देखें इससे पहले हमें पूरे विश्व में जो हमें भूभाग दिखाई दे रहा है महाद्वीपों के रूप में, और जो जलीय भाग हमें दिखाई दे रहा है महासागरों के रूप में, उसकी उत्पत्ति कैसे और किस रूप में हुई है। तो इसको सबसे पहले जर्मनी के एक भूगोलवेता हुए जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर के नाम से, और इन वेगनर ने सबसे पहले एक सिद्धांत, एक थ्योरी दी, जिसको भूगोल में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो राजस्थान की उत्पत्ति अगर हम बात करेंगे तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से हम समझाएंगे। यह सिद्धांत क्या कहता है? तो इस सिद्धांत के हिसाब से पूरा विश्व जो है वो प्रारंभ में अलग अलग भूभागों के रूप में, अलग अलग महासागरों के रूप में नहीं हुआ करता था, बल्कि पूरा विश्व जो है वो स्थल भाग के रूप में, एक पिंड के रूप में था, एक बड़ा कॉन्टिनेंट के रूप में था, एक बड़ा महाद्वीप के रूप में था। और ये महाद्वीप जो है ये चारों तरफ जलीय भाग से घिरा हुआ एक महासागर हुआ करता था। तो ये जो स्थलीय भाग था, इसी वेगनर सिद्धांत के अनुसार उस स्थलीय भाग को पेंजिया नाम दिया जाता था। आज जो हमें महाद्वीपों का हिस्सा दिखाई देता है, भूमि वाला भाग दिखाई देता है, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था और उस सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया गया है वेगनर के द्वारा पेंजिया। इसके बाद में इसी पेंजिया जो है, इसका चारों तरफ से घेरे रखने वाला जो महासागरीय भाग है हमारा, वो है पेंथालासा के रूप में। पेंथालासा पेंजिया को घेरे रखने वाला एक बड़ा सुपर महासागर है हमारा, एक बड़ा महासागर है हमारा। तो समय बीतने के साथ कहते हैं इसी पेंजिया के अंदर एक विभाजन होता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये पेंजिया जो है ये कुल पृथ्वी का 29% भाग बनाता था। आज भी स्थलीय भाग जो है वो पृथ्वी का वो लगभग 29% के आसपास ही है, यानी कि महाद्वीपों वाला भाग जो है वो 29% के आसपास ही है, और बचा हुआ 71% पार्ट आज भी पृथ्वी के ऊपर महासागरों के रूप में है। तो ये जो 29% वाला पेंजिया महाद्वीप वाला भाग था, ये एक टाइम पीरियड के अंदर चलकर दो भागों के अंदर विभाजित होता है। एक इसका उत्तरी भाग बनता है और एक इसका दक्षिणी भाग बनता है। इसका उत्तरी भाग जो है उसको नाम दिया गया अंगारा लैंड का। इसका उत्तरी भाग जो है वो कहलाया अंगारा लैंड के नाम से। इसी अंगारा लैंड को हम एक और नाम से भी संबोधित करते हैं, इसको लोरेंसिया कहकर संबोधित किया जाता है, लोरेंसिया। तो लोरेंसिया या अंगारा लैंड पेंजिया का उत्तरी भाग था जो विभाजन के बाद इससे बनता। इसी प्रकार इसका जो दक्षिणी भाग था, उस दक्षिणी भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड का। ये जो दक्षिण वाला भाग था इसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि का। और इन दोनों के बीच में जो एक दरार बनी, जो एक भूसन्नति बनी दो भूमि वाले भागों के बीच में, उसमें जल इकट्ठा होने की वजह से एक सागरीय भाग बनता है। उस सागरीय भाग को नाम दिया गया तैतीस सागर का। जो दोनों के बीच में बना हुआ भाग था, जल वाला भाग था,
उसको नाम दिया गया तैतीस सागर का। समय बीतने के साथ ये दोनों भौगोलिक जो भूभाग थे ये वापस एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, यानी कि अंगारा लैंड नीचे की तरफ गति करता है, गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ गति करता है। इन दोनों के बीच में आपस में फिर एक टकराव होता है और जो 33 सागर वाला भाग था, महासागरीय भाग था, उसका जल बीच में से निकल करके साइडों में निकल जाता है या साइडों में फैल जाता है। और वो जो सागरीय अवशेष था हमारे पास या सागर वाला हिस्सा था, वो बाद में मरुस्थल के रूप में हमें दिखाई देता है। तो वैगनर की थ्योरी के हिसाब से बात यह है कि पेंजिया के अंदर विभाजन होने से अंगारा लैंड वाला भाग बना, बीच में इनके 33 सागर जलीय भाग बना और दक्षिण में इससे गोंडवाना लैंड बना। तो आज की जो हमें पृथ्वी दिखाई देती है, आज का जो पृथ्वी का तमाम भूभाग हमें दिखाई देता है, वो इन्हीं तीनों भागों से मिलकर बना है, या तो अंगारा भूमि वाले भाग से या 33 सागर वाले भाग से, अदरवाइज गोंडवाना भूमि वाले भाग से। ये तो हमने पूरे विश्व के संदर्भ में इसकी बात की। अब हम बात करते हैं इसी भौतिक प्रदेश की भारत के संदर्भ में, या ये जो तीन भाग मैंने डिस्कस किए हैं, इनमें से कौन से भाग भारत का भौगोलिक प्रदेश बनाते हैं या भारत का भौगोलिक क्षेत्र बनाते हैं। तो पेंजिया के रूप में हम बात करें तो महाद्वीपों का संयुक्त रूप था ये, सभी महाद्वीपों को मिला करके, और आगे चलकर यही दो भागों में विभाजित हुआ। इसका जो नॉर्थ पार्ट था, इसका जो उत्तरी भाग था, उस उत्तरी भाग को नाम दिया गया अंगारा भूमि या अंगारा लैंड का, और इसी को नाम मिला लोरेंसिया का, लोरेंसिया भूमि के नाम से। और इसका जो साउथ वाला पार्ट था, दक्षिण वाला भाग था, ये दक्षिण वाला भाग कहलाया हमारे पास गोंडवाना भूमि के रूप में। तो ये तो पेंजिया की बात है। इसके बाद में पैंथालासा की मैंने बात बताई आपको। तो पैंथालासा जैसे महाद्वीपों का संयुक्त रूप पेंजिया कहला रहा था, उसी प्रकार से महासागरों का संयुक्त रूप जो है ये पैंथालासा के रूप में जाना जाता था। 33 सागर की बात करें तो 33 सागर मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि, इन दोनों के बीच में उत्पन्न एक ये भूसन्नति थी, जियो सिंक्लाइन थी। ये दो भूभागों के बीच में जब कोई सागर वाला भाग या जल वाला भाग बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं भूसन्नति। तो 33 सागर जो है वो गोंडवाना भूमि प्लस अंगारा भूमि के बीच में एक भूसन्नति के रूप में उपस्थित था, जलीय भाग के रूप में उपस्थित था। चलिए आगे चलते हैं अपने। सबसे पहले हम भारत के भौतिक स्वरूप को समझते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है एक राज्य के रूप में जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो पहले हमें भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में एक जनरल सा इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। देखिए, भारत को भौतिक रूप से अगर हम विभाजित करना चाहें तो सबसे पहले हम इसको एक उत्तर की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विभाजित करते हैं, हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में। तो हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला, इसके बाद में सेकंड नंबर पर अगर हम इसका डिवाइड करें तो हिमालय की पर्वत के ठीक दक्षिण वाला जो भाग है, ठीक दक्षिण वाला जो भाग है वो उत्तर के विशाल मैदान के रूप में है, और इसी उत्तर के विशाल मैदान का एक भाग हमारे पास मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में मौजूद है। इसके बाद और भौतिक प्रदेश देखें तो भारत का ये जो दक्षिण वाला हिस्सा जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार के रूप में एक बड़ा भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के रूप में ये भारत का चौथा एक तरीके से भौगोलिक प्रदेश हम इसको बोल सकते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए भारत का भौतिक स्वरूप इन तीन शब्दों में काफी रहेगा कि उत्तर में हमारे पास हिमालय का पर्वतीय श्रृंखला प्रदेश है, इसके बाद में इसके ठीक नीचे हमारे पास उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है जो नदियों के द्वारा बनाया हुआ है, इसके ठीक नीचे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा फैला हुआ है। अब राजस्थान का जब हम भौतिक स्वरूप देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला वाला कोई भी भाग राजस्थान में मौजूद नहीं है। राजस्थान में हिमालय श्रृंखला का कोई भी क्षेत्र या कोई भी भौतिक विभाग उपस्थित नहीं है। तो फिर राजस्थान में उत्तर के विशाल मैदान का कुछ हिस्सा हमारे यहाँ मौजूद है, और विशेष रूप से वो हिस्सा जो है वो हम एक रूप में पढ़ेंगे मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में। तो उत्तर का विशाल मैदान जो है ये अपने राजस्थान के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में विस्तारित मिलता है। इसके अलावा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से भी हुआ है। कहने का मतलब यह है कि भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेशों में से दो ऐसे भौतिक प्रदेश हैं जिनका विस्तार अपने राजस्थान में है। एक उत्तर के विशाल मैदान के रूप में इसका विस्तार हमें राजस्थान में मिलेगा, और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार वाला जो भाग है भारत का, इसके भी कुछ हिस्से जो हैं वो राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के रूप में मौजूद मिलेंगे। तो वो कौन से भाग हैं जो हमें यहाँ राजस्थान में दिखाई देते हैं? देखिए, आप भारत के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति पहले अपने बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो गोंडवाना भूमि जो दक्षिण वाली भूमि का भाग था, पेंजिया का जो दक्षिणी भाग था, उससे क्या बना है? तो इससे भारत का दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार बना है। यानी कि ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इस पठारी प्रदेश का निर्माण गोंडवाना भूमि से हुआ है। गोंडवाना भूमि से हुआ, यानी कि ये
पेंजिया का जो दक्षिणी भाग था गोंडवाना भूमि वाला, उस भाग से उत्पन्न भारत का पहला भौतिक प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण भारत में सबसे पहले होता है और इसका निर्माण करने वाला जो भूभाग है उसको हम क्या बोलते हैं? गोंडवाना भूमि बोलते हैं। चलिए, इसके बाद में तैथिस सागर जो हमारे गोंडवाना भूमि के ठीक उत्तर में था और लोरेंशिया के ठीक दक्षिण में था, उस तैथिस सागर वाले भाग से भारत का एक भौतिक प्रदेश उत्तर का विशाल मैदान भी बना है। उत्तर का विशाल मैदान, इसकी उत्पत्ति तैथिस सागर वाले भाग से हुई है। इवन मैं ये कहूं कि हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो तैथिस सागर से बना है और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उन्होंने उत्तर के विशाल मैदान का मुख्य रूप से निर्माण किया है। तो उत्तर का जो विशाल मैदान और हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, ये दोनों ही प्रदेश जो हैं ये तैथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं या तैथिस सागर से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इन दोनों भौतिक प्रदेशों का विस्तार राजस्थान में है, एक दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के रूप में और दूसरा हमारे पास उत्तर के विशाल मैदान के रूप में। अब जो गोंडवाना भूमि वाला भाग है इससे बना है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और तैथिस सागर वाला जो भाग है इससे बना है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। और इसी उत्तर के विशाल मैदान का एक भाग हमारे सामने हम बात करेंगे मरुस्थल के रूप में राजस्थान में मौजूद है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जहां तक बात करें तो इससे राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश बने हैं, एक अरावली श्रृंखला के रूप में बना है, अरावली श्रृंखला, और दूसरा इसमें हाड़ौती का पठारी प्रदेश। राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश अरावली श्रृंखला के रूप में, अरावली पर्वतीय श्रृंखला के रूप में, और दूसरा एक पठारी प्रदेश के रूप में हाड़ौती का पठारी प्रदेश। इन दोनों की उत्पत्ति भारत के दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से मानी जाती है। इसके बाद में अगर उत्तर के विशाल मैदान की मैं बात करूं तो उत्तर के विशाल मैदान के दो भाग राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के रूप में मौजूद है। इसमें एक भाग हमारा रहता है मरुस्थल के रूप में और दूसरा भाग हमारे राजस्थान में मैदान के रूप में फैला हुआ है जिसको अपने पूर्वी मैदान बोलते हैं, पूर्वी मैदान। तो कहने का मतलब राजस्थान में कुल मिला के 4 भौतिक प्रदेश है मुख्य रूप से, और उन 4 भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति भारत के 2 भौतिक प्रदेशों से मानी जाती है, जिसमें एक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के रूप में और दूसरा प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान के रूप में। चलिए, अब अपने राजस्थान की उत्पत्ति कैसे, क्या, कहां से हुई है, किन भूमियों से हुई है, उनके बारे में अपने डिस्कस कर लिया है। अब अपने सीधा डायरेक्टली आते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं और उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण को हम 2 मुख्य आधारों पर समझेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश किस आधार पर विभाजित हुए हैं, उनका वर्गीकरण हम 2 रूप में अध्ययन की दृष्टि से बात कर सकते हैं। इसमें एक हमारे पास रहेगा व्यक्तिगत वर्गीकरण, इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। व्यक्तिगत वर्गीकरण हमारे पास वो वर्गीकरण है जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया हुआ वर्गीकरण है, जिसने राजस्थान की जलवायु दशाएं, राजस्थान की भौतिक दशाओं को देखते हुए राजस्थान को वर्गीकृत किया। तो इसमें राजस्थान को पहली बार भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को पहली बार भौतिक प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया था और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका टाइटल था ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के नाम से। 1968 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी, 1968 में, और इस 1968 की पुस्तक में इन्होंने राजस्थान को कुल मिलाकर 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। कितने भौतिक प्रदेशों में? 7 भौतिक प्रदेशों में। ये भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं इनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे कि राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश वीसी मिश्रा के हिसाब से कौन कौन से हैं। तो उनमें अगर अपने बात करें तो राजस्थान के कौन कौन से भौतिक विभाग वीसी मिश्रा के हिसाब अनुसार बनते हैं, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो वो भौतिक प्रदेश किस रूप में हमें दिखाई देंगे। तो इसमें वीसी मिश्रा के हिसाब से एक भौतिक प्रदेश हमारे पास इस रूप में रहता है, इसको हम बोलते हैं शुष्क प्रदेश के रूप में या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में। एक भाग तो हमारे पास ये रहता है वीसी मिश्रा के हिसाब से, जिसमें जैसलमेर और इसके आसपास का एरिया हम शामिल करेंगे। इसके बाद में ये अपने पास सबसे उत्तर वाला जो प्रदेश है इसको हम नहरी सिंचित प्रदेश के रूप में बोलेंगे, नहरी सिंचित प्रदेश के रूप में। तो राजस्थान का ये एक दूसरा भौतिक प्रदेश है वीसी मिश्रा के हिसाब से। और इसके बाद ये हमारे पास मध्यवर्ती अरावली की श्रृंखला है और इस अरावली की श्रृंखला के पश्चिम में जो बचा हुआ भाग है हमारे पास, उसको हम अर्ध शुष्क मरुस्थल या अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में वर्गीकृत करेंगे। तो वीसी मिश्रा के हिसाब से आज जो हमें मरुस्थलीय प्रदेश दिखाई दे रहा है, इस मरुस्थलीय प्रदेश के 3 हिस्से हैं हमारे पास।
एक नहरी सिंचित प्रदेश के रूप में, एक शुष्क प्रदेश के रूप में, और एक हमारे पास रहता है अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में। तो 3 भौतिक प्रदेश तो यहाँ है हमारे। इसके बाद में ये वाला चौथा भौतिक प्रदेश हमारे पास मध्य अरावली के रूप में, मध्य अरावली प्रदेश के रूप में, ये वीसी मिश्रा के हिसाब से चौथा भौतिक प्रदेश है। इसके बाद में 5वां भौतिक प्रदेश हमारे पास इस मैदानी प्रदेश के रूप में फैला हुआ है। अरावली के ठीक पूर्व में एक मैदानी प्रदेश के रूप में एक भाग फैला हुआ है, ये वाला। इसको वीसी मिश्रा ने नाम दिया है पूर्वी औद्योगिक व कृषि प्रदेश, औद्योगिक व कृषि प्रदेश। क्योंकि ये वाला जो भाग है राजस्थान का, ये औद्योगिक रूप से भी सुदृढ़ है या औद्योगिक रूप से भी विकसित है, और साथ ही साथ मैदानी प्रदेश होने के कारण कृषि की दृष्टि से भी ये राजस्थान का महत्वपूर्ण प्रदेश है। इसलिए पूर्वी कृषि और औद्योगिक प्रदेश के रूप में इसको पहचान दी है। इसके बाद में ये हमारे पास हाड़ौती वाला पठारी प्रदेश, हाड़ौती वाला पठारी प्रदेश, इस पठारी प्रदेश को वीसी मिश्रा ने नाम दिया है चंबल बीहड़ प्रदेश का, चंबल बीहड़ प्रदेश का, ठीक है, चंबल बीहड़ प्रदेश का। तो ये अपने पास छठा भौतिक प्रदेश वीसी मिश्रा के हिसाब से रहता है चंबल बीहड़ प्रदेश के रूप में। अब हमारे पास एक भाग ये बचता है लास्ट वाला, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा में फैला हुआ है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा में फैला हुआ है। इस भौतिक प्रदेश को वीसी मिश्रा ने नाम दिया है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, कृषि प्रदेश। ये केवल कृषि प्रदेश है, कहने का मतलब औद्योगिक रूप से उतना विकसित नहीं है जितना पूर्वी मैदान का उत्तरी भाग विकसित है। तो यहां जब हमने नाम दिया है तो पूर्वी औद्योगिक और कृषि प्रदेश दोनों लिखा है, जबकि यहां दक्षिण में जब हमने नाम दिया है तो इसको केवल हमने कृषि प्रदेश के रूप में लिखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अरावली के पश्चिम में वीसी मिश्रा के हिसाब से 3 भौतिक प्रदेश हैं, एक खुद अरावली एक भौतिक प्रदेश के रूप में मौजूद है, और 3 अन्य भौतिक प्रदेश हमारे अरावली के पूर्व दिशा के अंदर स्थित है, जिसमें एक हमारे पास पूर्वी औद्योगिक प्रदेश के रूप में, एक हमारे पास चंबल बीहड़ प्रदेश के रूप में, और एक हमारे पास रहता है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश के रूप में। तो ये राजस्थान में भौतिक प्रदेशों का वीसी मिश्रा ने विभाजन किया है। देखिए आप, सबसे पहला विभाजन पश्चिमी शुष्क प्रदेश के रूप में, दूसरा पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में जो अभी हमने डिस्कस किया, तीसरा हमारे पास रहता है नहरी सिंचित प्रदेश के रूप में। तो ये 3 मरुस्थलीय प्रदेश के ही भाग हैं, तीनों के तीनों। इसके बाद में अरावली स्वयं एक भौतिक प्रदेश के रूप में है, अरावली का प्रदेश। फिर अगर अपने बात करें तो ये हमारे पास पूर्वी कृषि और औद्योगिक, ये दोनों हैं, पूर्वी कृषि और औद्योगिक प्रदेश के रूप में एक अलग से भौतिक प्रदेश विभाजित किया गया है। इसके बाद में ये दक्षिण पूर्वी वाला जो भाग है इसको केवल कृषि प्रदेश का दर्जा दिया है, केवल कृषि प्रदेश के रूप में इसको शामिल किया है। और लास्ट हमारे पास बचता है चंबल बीहड़ प्रदेश के रूप में, चंबल बीहड़ प्रदेश के रूप में। तो ये 7 वीसी मिश्रा के हिसाब से, वीसी मिश्रा के व्यक्तिगत वर्गीकरण के हिसाब से, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान पुस्तक के वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का पहला भौतिक विभाजन था, या राजस्थान का पहला भौतिक वर्गीकरण था भौतिक प्रदेशों का। इसमें से कई बार पेपर में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है, तो हमारा जनरल सा आंसर अब आराम से हो जाएगा। वीसी मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। कौन सी पुस्तक में विभाजित किया है तो आप आसानी से नाम बता देंगे, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के नाम से। और इसके बाद अगर अच्छा क्वेश्चन बनना हुआ तो आपसे इन भौतिक प्रदेशों का कोई ना कोई नाम पूछ सकता है कि कौन सा एक वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है। जनरली इसके अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। वीसी मिश्रा के हिसाब से कौन सा एक भौतिक प्रदेश राजस्थान का भाग नहीं है, कौन सा एक भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है, जैसे दे देगा आपको अरावली, भी दे देगा आपको नहरी सिंचित प्रदेश, नहरी सिंचित प्रदेश। सी ऑप्शन आपको दे देगा पूर्वी औद्योगिक और कृषि प्रदेश, औद्योगिक व कृषि प्रदेश। और डी आपको दे देगा हाड़ौती पठारी प्रदेश, हाड़ौती पठारी प्रदेश, ठीक है। तो ये चारों से ही हम इंट्रोड्यूस हैं, चारों को ही हमने पढ़ा है, देखा है, समझा है। लेकिन वीसी मिश्रा की जहां व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात आएगी वहां हमारे पास ये ऊपर वाले तीनों तो भौतिक प्रदेश के रूप में उन्होंने विभाजित किया है, जबकि हाड़ौती का जो पठारी प्रदेश है
हाड़ौती का पठारी प्रदेश, इनको वीसी मिश्रा ने हाड़ौती पठारी प्रदेश नाम न देकर इसको नाम दिया है चंबल बीहड़ प्रदेश का। कहने का मतलब चंबल बीहड़ प्रदेश वीसी मिश्रा का भौतिक प्रदेश है, जबकि उसी क्षेत्र को बाद में हम आगे वर्गीकृत करेंगे तो हम उसको हाड़ौती के पठारी प्रदेश के रूप में वर्गीकृत करेंगे। तो ये पहला वर्गीकरण रहता है हमारा, पहला वर्गीकरण था ये हमारा जो वीसी मिश्रा ने व्यक्तिगत वर्गीकरण के रूप में किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्गीकरण यही है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे भूगोलवेता, जलवायुवेता हुए हैं जिन्होंने राजस्थान को विभाजित किया है, लेकिन अपने मुख्य फोकस जो है पेपर की दृष्टि से वो वीसी मिश्रा के भौतिक प्रदेशों पर ही रखेंगे। चलिए, वर्गीकरण का सेकंड आधार क्या हो सकता है तो उसकी हम बात करते हैं। वर्गीकरण का दूसरा आधार हो सकता है हमारे पास भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों के आधार पर भी हम भौतिक प्रदेशों को सामान्यतः वर्गीकृत करते हैं। सामान्य वर्गीकरण का आधार हमारे पास ये रहता है। अब भौगोलिक कारक कौन से हो सकते हैं, पहले तो उन पे देखें। भौगोलिक कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास उच्चावच, रिलीफ फीचर्स। उच्चावच से हमारा मतलब है कि इस पृथ्वी के धरातल पर दिखने वाले ऊंचे और नीचे भाग जो हमें अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं उन्हीं को अपने उच्चावच बोलते हैं। जैसे पृथ्वी पर अगर हम स्थल भाग पर देखेंगे तो सबसे ऊंचे उच्चावच हमें दिखाई देते हैं, उनको हम पर्वत की संज्ञा देते हैं, उसको हम पर्वत बोल देते हैं। उससे निचले जो भाग होते हैं जो पर्वत की तुलना में ऊपर से सपाट या प्लेन होते हैं, समतल होते हैं, उनको हम पठार के रूप में संबोधित करते हैं, उनको हम पठार की संज्ञा देते हैं। और इन्हीं को जब नदियों के द्वारा काट कर बिल्कुल समतल कर दिया जाता है तब हम उसको मैदान की संज्ञा देते हैं, मैदान की संज्ञा। तो इस पृथ्वी के ऊपर दिखाई देने वाले जो उच्चावच हैं उन उच्चावचों में तीन महत्वपूर्ण उच्चावच रहते हैं, रिलीफ फीचर्स रहते हैं। पर्वत के रूप में, फिर उससे नीचे पठार के रूप में, और सबसे निचले भाग जो होते हैं वो हमारे पास मैदान के रूप में। तो उच्चावच की बात करें अगर अपने, तो राजस्थान में उच्चावच के हिसाब से तीन भौतिक प्रदेश हमें दिखाई देते हैं। मैं सिर्फ अभी उच्चावच की बात कर रहा हूं, अभी मैंने टोटल भौतिक प्रदेशों की बात नहीं की है, सिर्फ रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, उच्चावच के हिसाब से बता रहा हूं। पहला भौतिक प्रदेश हमारा इसमें रहता है अरावली का प्रदेश, जो पर्वत के रूप में है या सबसे ऊंचे भाग के रूप में है। इसके सेकंड नंबर पर जो ऊंचा भाग है हमारा वो है हाड़ौती के पठारी प्रदेश के रूप में। और इसके बाद जो तीसरा उच्चावच हमारा मैदान है, वो मैदान हमारे राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश के रूप में मौजूद है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के रूप में। तो उच्चावच की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान को तीन भौतिक प्रदेशों में हमने विभाजित किया है, अरावली के रूप में, हाड़ौती के पठार के रूप में, और तीसरा हमने इसको पूर्वी मैदान के रूप में। ये तीन उच्चावच आधारित भौतिक प्रदेश हैं। इसके बाद हम बात करें जलवायु की, तो जलवायु का सीधा सीधा संबंध जो होता है वो ताप और वर्षा से होता है, ताप और वर्षा से। जलवायु को निर्धारित करने वाले वैसे तो कई कारक होते हैं, उन कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर एंड रेनफॉल, तापमान और वर्षा। और तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जो जलवायु है उसमें एक भौतिक प्रदेश हमारा रहता है जिसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो जो उत्तर पश्चिम का हमने मरुस्थल नाम दे रखा है, मरुस्थल वही भाग होता है हमारा जहां तापमान अपेक्षाकृत या तो बहुत अधिक मिलते हैं या तापमान बहुत कम मिलते हैं। यानी कि या तो बहुत अधिक गर्म मरुस्थल हमें दिखाई देते हैं या बहुत अधिक ठंडे मरुस्थल हमें दिखाई देते हैं। लेकिन तापमान के साथ दूसरा जो फैक्टर है वर्षा वाला, तो वर्षा की मात्रा चाहे ठंडा मरुस्थल हो चाहे गर्म मरुस्थल हो, दोनों के अंदर ही वर्षा की मात्रा बहुत ही कम रहती है। ठीक है, तो कहने का मतलब शुष्क प्रदेश होते हैं। वर्षा की दृष्टि से बात करेंगे तो ये शुष्क प्रदेश है, और शुष्कता जो नाम हमने दे रखा है वो जलवायु के अकॉर्डिंग दे रखा है, जलवायु के अनुसार दे रखा है। तो राजस्थान में जलवायु आधारित भौतिक प्रदेश अगर देखें तो वो एक ही है, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में। तो अगर इन दोनों कारकों को हम मिला लें उच्चावच के आधार पर प्लस जलवायु के आधार पर, तो राजस्थान में टोटल भौगोलिक प्रदेशों की संख्या जो है वो हमारे पास कितनी है, 4। तो राजस्थान को उच्चावच और जलवायु के अकॉर्डिंग 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। अब कई बार प्रश्न आ जाता है पेपर में कि उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं, तो हम जल्दीबाजी में कई बार ऐसे आंसर दे देते हैं कि 4 भौतिक प्रदेश है। तो 4 उसने टोटल नहीं पूछे आपसे, वो कह रहा है कि रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग उच्चावच के हिसाब से अगर बात करें तो राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं, तो 3 ही, अरावली, हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदान के रूप में। हालांकि मैदान का ही निचला भाग मरुस्थल होता है, लेकिन मरुस्थल जो नाम हम पढ़ रहे हैं वो मरुस्थल नाम विशेष रूप से किसके संदर्भ में यूज आ रहा है, जलवायु के संदर्भ में। तो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के 2 विभाजन हुए, एक व्यक्तिगत विभाजन हमने इसमें पढ़ा और दूसरा विभाजन हमने इसमें पढ़ा भौगोलिक कारकों के अनुसार विभाजन।
अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम राजस्थान के इन चारों भौतिक प्रदेशों की एक समरी देख लेते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कैसे और किस रूप में फैले हुए हैं, इनकी अपने बात कर लेते हैं। देखिए आप, ये अपने पास सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हमें जो पीले रंग में दिखाई दे रहा है, येलो कलर में, ये भौतिक प्रदेश हमारा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश मरुस्थल के रूप में, मरुस्थल के रूप में ये वाला प्रदेश, क्योंकि इसका विस्तार नॉर्थ वेस्ट दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट दिशा में, इसलिए हम इसको उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश बोलते हैं। अगर ओवरऑल में बात करूंगा तो राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का, टोटल एरिया का 61.11% भाग, 61.11% भाग जो है वो हमारा मरुस्थल बनाता है। तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है हमारा राजस्थान का। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो ये ग्रीन कलर वाला जो पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला प्रदेश है हमारा, जो राजस्थान को मध्य से दो भागों में विभाजित कर रहा है एक तरीके से। तो ये जो मध्य वाला भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं अरावली भौतिक प्रदेश के रूप में। तो राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल की दृष्टि से अरावली का प्रतिशत रहता है लगभग 9% के आसपास, 9% के आसपास। इसके बाद अरावली के ठीक पूर्व में अरावली की ही नदियों द्वारा बनाया गया एक मैदान हमारे पास है, उस मैदान को हम बोलते हैं पूर्वी मैदान के रूप में। तीसरा जो हमारा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? पूर्वी मैदान के रूप में। और ये जो पूर्वी मैदान वाला भाग है, ये राजस्थान के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के हम कहें तो 23% भाग पर फैला हुआ है। एरिया वाइज अगर देखेंगे तो 23% भाग जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का बनाते हैं। लास्ट में हमारे पास राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश हमें दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम हाड़ौती का पठारी प्रदेश बोलते हैं। और इस प्रदेश का विस्तार राजस्थान के 6.89% क्षेत्रफल पर है, 6.89%। तो अगर याद रखने की दृष्टि से बात करें तो अरावली को अगर सम्मिलित कर लें हम, तो अरावली से लेकर और मरुस्थल तक राजस्थान का 70% एरिया कवर हो जाता है। 70% भाग अरावली और अरावली के पश्चिम में, और बचा हुआ 30% भाग जो है हमारे राजस्थान का, वो अरावली के पूर्व और दक्षिण पूर्व वाली साइड। अरावली के पूर्व में बात करें तो पूर्वी मैदान, और अरावली के दक्षिण पूर्वी साइड में राजस्थान की बात करें तो हमारे पास हाड़ौती का पठार। तो 70% एक तरफ है और 30% एक तरफ है। तो ये तो है हमारे क्षेत्रफल का वितरण, क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर अपने सीक्वेंस की बात करें तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हमारा कौन सा रहता है? मरुस्थल के रूप में। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश मरुस्थल। सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हमारा कौन सा रहता है? पूर्वी मैदान के रूप में रहता है। पूर्वी मैदान राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखें तो अरावली हमारा तीसरा सबसे बड़ा, और सबसे छोटा भौतिक प्रदेश एरिया के हिसाब से बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो वो हमारा कौन सा रहता है? हाड़ौती का पठारी क्षेत्र रहता है, 6.89% भाग। तो ये तो हुआ हमारे पास क्षेत्रफल के हिसाब से। अब जहां क्षेत्रफल है वहां जनसंख्या का निवास भी है। तो जनसंख्या के निवास की दृष्टि से अगर बात करें तो राजस्थान की पूरी जनसंख्या को अगर अपने 100% माने, 100% माने, तो उस 100% का अनुपात कौन से भौतिक प्रदेश में किस प्रकार का रहता है उसके ऊपर बात करें अगर अपने, तो 100% का 40% पार्ट जो है वो अकेला मरुस्थल में निवास करता है। जनसंख्या का 40% भाग जो है वो अकेले मरुस्थल के अंदर निवास करता है। फिर जहां आपने बात करें अरावली की, तो अरावली में हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग निवास करता है। कितना? 10%। तो यहां अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये लगभग बैठता है 50%। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से तो हम 50-50 हैं। अरावली और अरावली के पश्चिम में भी 50% है और अरावली के पूर्व में भी 50%। लेकिन एरिया वाइज अगर हम देखेंगे तो अरावली और अरावली के पश्चिम में 70% एरिया हमारा कवर होता है। यानी कि 70% एरिया के ऊपर 50% जनसंख्या हमारी यहाँ निवास करती है। ये सिर्फ मैं आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा रीजनिंग आपके माइंड में रहे मैप को लेकर के, उसके लिए बता रहा हूँ कि जब भी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 70-30 के अनुपात में बांटेंगे, और जब भी जनसंख्या की बात करेंगे तो 50-50 के अनुपात में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद में अगर मैदानी प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या का 39% पार्ट, 39% पार्ट। देखिए आप, यहाँ एरिया तो हमारे पास ओनली 23% है, लेकिन उस 23% एरिया में पॉपुलेशन हमारी रह रही है कितनी? 39%। तो जब भी हम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे
पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी में राजस्थान में सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो मिलता है मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से हाड़ौती पठार की स्थिति देखें तो ये हमारे पास रहती है 11%, 11%। तो 11% जनसंख्या हमारी हाड़ौती पठारी प्रदेश में निवास करती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इसमें तो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से हमारा प्रदेश मरुस्थल है, जबकि सबसे छोटा जनसंख्या वाला प्रदेश हमारा हाड़ौती का पठार न होकर कौन है, अरावली वाला हिस्सा 10%। जबकि एरिया वाइज जब हमने बात की थी तो हमारे पास कौन सा पार्ट था, हाड़ौती का पठारी प्रदेश, जो कितने प्रतिशत भाग पर फैला था, 6.89% भाग पर फैला। तो यहां आपसे कई बार एग्जामिनर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है कि जनसंख्या के आरोही या अवरोही क्रम में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को व्यवस्थित करो, या क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का आरोही क्रम बताइए, या ऊंचाई के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही अनुक्रम कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन सीक्वेंस में इसी तुलनात्मक अध्ययन से कई बार पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन कौन से रह सकते हैं हमारे पास, देखिए आप सबसे पहले हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, तो राजस्थान का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश हमारा रहता है अरावली वाला प्रदेश। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश अरावली के रूप में, तो अरावली प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है और प्रायद्वीपीय पठार खुद भी भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश रहा। तो इसका मतलब अरावली जो है वो भी हमारा सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। किस टाइम का है, कब उत्पन्न हुआ, ये सब बातें अपने अरावली भौतिक प्रदेश जब पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे सबसे पुराना भौतिक प्रदेश हमारा हाड़ौती का पठार, इसके बाद में मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान ये राजस्थान के नवीनतम बने हुए भाग हैं। इसके बाद अगर राजस्थान का ऊंचाई के हिसाब से क्रम देखें भौतिक प्रदेशों का, तो हमने देखा ही था कि सबसे ऊंचे उच्चावच जो होते हैं वो पर्वत होते हैं। पर्वत के नीचे वाला जो भाग होता है हाइट में वो पठार के रूप में रहता है, जो हाड़ौती का पठार है। इससे आगे चलें तो समतल भाग आते हैं हमारे पास पूर्वी मैदान के रूप में, और पूर्वी मैदान का ही नीचे वाला जो भाग होता है हमारे पास वो रहता है मरुस्थल के रूप में। तो राजस्थान का सबसे नीचा भौतिक प्रदेश अगर आपसे पूछे, सबसे कम ऊंचाई वाला भौतिक प्रदेश अगर आपसे पूछे तो मरुस्थल रहेगा। सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश अगर आपसे पूछे तो वो हमारे पास कौन सा रहेगा, अरावली का भौतिक प्रदेश रहेगा। फिर एक सीक्वेंस और देखते हैं अपने एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से, जो अभी हमने बात की थी, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश मरुस्थल, 61.11% भाग राजस्थान के कुल एरिया का अकेला मरुस्थल कवर करता है। पूर्वी मैदान की जहां हमने बात की, पूर्वी मैदान राजस्थान का 23% एरिया जो है वो कवर करता है। इसके बाद अगर अरावली की बात करें तो अरावली हमारे टोटल एरिया का 9% भाग कवर करती है, और अगर हाड़ौती पठारी प्रदेश की बात करें तो ये 6.89% भाग हमारा कवर करता है। तो अगर एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अनुक्रम या क्रम जो सीक्वेंस जो है वो इस रूप में रहता है हमारे पास, मरुस्थल, पूर्वी मैदान, अरावली, हाड़ौती पठारी प्रदेश के रूप में। फिर हमारे पास बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या में भी सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हमारा मरुस्थल है। 40% हमारे राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 40% यहां निवास करता है मरुस्थल वाले एरिया में। इससे एक कम मैदानी प्रदेश में 39%। और 10 वाली सीरीज में आए अगर अपने, तो हाड़ौती पठारी प्रदेश में हमारी टोटल जनसंख्या का 11% जनसंख्या निवास करती है, 11% जनसंख्या निवास करती है। और अगर अरावली भौतिक प्रदेश की बात करें तो यहाँ हमारी 9% जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या में तो हम 50-50 हैं, 50% बीच में और 50% दूसरी तरफ। लेकिन जनसंख्या के बाद में अगर एरिया वाइज बात करेंगे तो फिर हमारा अनुपात बिल्कुल मिसमैच है, 70-30 के अनुपात में हम बटे। तो ये राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के कुछ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ ली जाती है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो यही रहती है कि आपको वो अवरोही क्रम या आरोही क्रम ऐसे करके प्रश्न पूछता है। आरोही क्रम, एस्केंडिंग ऑर्डर एंड डिस्केंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे कम वाला सबसे पहले आएगा और इसके बाद दूसरा, तीसरा, और सबसे ज्यादा वाला जो पार्ट है वो सबसे ऊपर आएगा या सबसे बाद में, आरोही क्रम में। और अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है अवरोही क्रम का, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में सबसे ऊपर वाला सबसे पहले आएगा, फिर घटते हुए क्रम में लास्ट में सबसे कम वाला है।
तो ये जितने भी क्रम मैंने लिखे हैं जनसंख्या के, क्षेत्रफल के, ये सारे अवरोही क्रम, ये टोटली अवरोही क्रम है हमारे पास, डिस्केंडिंग ऑर्डर से ये सारे। अगर यही क्वेश्चन आरोही क्रम में आपसे पूछ लिया जाए तो सीक्वेंस फिर बदल जाए, सीक्वेंस फिर हमें पीछे से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बढ़ते हुए क्रम में आना। तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश सबसे पहले आएगा, सबसे बाद में। तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा कि आरोही और अवरोही क्रम को लेकर के अक्सर यहां भी कंफ्यूजन रहता है, और जनसंख्या वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन वाला, उसमें तो विशेष रूप से रहता है। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से हम बीच बीच में जहां भी इस प्रकार के ऑर्डर आएंगे, वन गणना पढ़ेंगे अपने, पशु गणना पढ़ेंगे अपने, ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिक डाटा पढ़ने वाले हैं, तो उन सभी डाटाज के अंदर जहां जहां इस प्रकार का सीक्वेंस बनेगा वहां हम उसकी प्रैक्टिस आरोही और अवरोही क्रम में ही करेंगे, ताकि लास्ट तक जाते जाते ये क्वेश्चन अपने से बिल्कुल भी गलत होने की संभावना न के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की, जो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भी और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। तो इस भौतिक प्रदेश को, चूंकि यह राजस्थान के उत्तर पश्चिम दिशा में फैला हुआ भाग है, ठीक है, यह राजस्थान के उत्तर पश्चिम दिशा में फैला हुआ एक प्रदेश है हमारे पास, इसलिए इसकी बात जब भी हम करेंगे, ये देखो आप, उत्तर दिशा में और ये दिशा हमारे पास पश्चिम दिशा, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर फैला हुआ मरुस्थलीय क्षेत्र है हमारा, इसलिए हम इसको उत्तर पश्चिम मरुस्थल के नाम से संबोधित कर रहे हैं। अब इस उत्तर पश्चिम मरुस्थल को हम अध्ययन की दृष्टि से कैसे विभाजित करते हैं, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम बात करते हैं इस मरुस्थल की। ये जो मरुस्थल है, इसकी उत्पत्ति कैसे, कहां से हुई, पहले हम इसका अगर विस्तार देखें तो ये मरुस्थल जो है, ये भारत के साथ लगने वाला एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, तो ये भारत और पाकिस्तान दोनों के अंदर विस्तृत मरुस्थल है। लेकिन इस मरुस्थल का 85% जो भाग है, 85% जो भाग है, वो अकेले भारत में, और भारत में इस मरुस्थल को हम थार मरुस्थल के नाम से या ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया के नाम से, भारत में महान मरुस्थल के रूप में हम इसको बोलते हैं, भारत का महान मरुस्थल, और राजस्थान में इसी मरुस्थल को हम थार के मरुस्थल के रूप में जानते हैं। तो थार का मरुस्थल ग्रेट इंडियन डिजर्ट का ही एक भाग है जो राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। और ग्रेट इंडियन डिजर्ट की अगर मैं बात करूं तो यह राजस्थान के अलावा भारत के 3 और राज्यों के अंदर विस्तृत है, भारत के 3 और राज्यों के अंदर इसका विस्तार मिलता है, इसमें एक हमारे पास हरियाणा, एक गुजरात और एक पंजाब। तो भारत के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ लगने वाले जो मुख्य राज्य हैं हमारे, हरियाणा को अगर छोड़ दें तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं, और बॉर्डर बनाने के साथ साथ यहां भी मरुस्थल का प्रसार जो है वो इसी रूप में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो भाग है ग्रेट इंडियन डेजर्ट का, वो राजस्थान के अंदर। तो ये परसेंटेज भी आप थोड़े ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज है 62%, यानी कि भारत में फैले हुए मरुस्थल को अगर अपने 100% माने, 100% माने, तो उस 100% का सबसे ज्यादा पार्ट, 62% पार्ट जो है वो राजस्थान के अंदर। अभी हमने एक परसेंटेज पहले पढ़ी है 61.11%। ये जो 61.11% वाला जो डाटा है हमारा, वो डाटा हमारा राजस्थान के टोटल भौगोलिक एरिया में कितने प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थल है उसका डाटा है। जबकि ये जो 62% वाला डाटा हम पढ़ रहे हैं, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट का राजस्थान में कितना प्रतिशत फैलाव है उसकी बात करें। तो भारत के महान मरुस्थल का 62% भाग राजस्थान में है, जबकि राजस्थान के टोटल भौगोलिक एरिया का 61.11% भाग जो है वो मरुस्थल के रूप में प्रसारित है। तो अब हम इस मरुस्थल के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये मरुस्थल कब, कैसे, किस रूप में उत्पन्न हुआ है उसकी बात करेंगे अपनी। देखिए, इस मरुस्थल का निर्माण पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय सारणी की हम बात करें, अगर भौगोलिक समय सारणी की बात करें, भूवैज्ञानिक समय सारणी की बात करें, तो उसका एक काल था जिसका नाम है टर्शरी काल। हिंदी में अगर अपने इसको बोलें तो तृतीयक काल, तृतीयक काल कह दें या टर्शरी काल कह दें। तो टर्शरी काल में इस मरुस्थल का निर्माण शुरू होता है, और मैं आपको बता चुका हूं कि इस मरुस्थल के बनने से पहले ये एक सागरीय भाग के रूप में था। उस सागरीय भाग को हम टैथिस सागर की संज्ञा दे चुके हैं। कहने का मतलब हमारा जो मरुस्थल है वो टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तो जब मरुस्थल नहीं बना था, उससे पहले का जो समय था, उस समय यहां टैथिस सागर मौजूद था, और टैथिस सागर के बाद इसमें जो क्षेत्र बना
उस क्षेत्र को हम बोलते हैं मरुस्थल के रूप में। तो मरुस्थल बनने की शुरुआत टर्शरी काल में, तृतीय काल में हुई, और ये तृतीय काल पूरा होने के साथ जब चतुर्थक काल शुरू हुआ, चौथा काल शुरू हुआ, उस चतुर्थक काल को हम बोलते हैं क्वाटरनरी समय, क्वाटरनरी समय। तो तृतीय काल से लेकर यानी कि टर्शरी काल से लेकर क्वाटरनरी काल के बीच तक मरुस्थल का निर्माण चलता रहा, और इसी चतुर्थक काल का एक छोटा भाग था प्लीस्टोसीन काल के नाम से। ये जो क्वाटरनरी टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा हूं, चतुर्थक काल जो बता रहा हूं, इसका जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड था उसको नाम दिया जाता है प्लीस्टोसीन काल का। तो ये तृतीय काल से शुरू होकर, टर्शरी काल से शुरू होकर ये मरुस्थल चतुर्थक काल के प्लीस्टोसीन काल तक बनता रहा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मरुस्थल का निर्माण कौन सी समय अवधि में हुआ है, तो वो तृतीय काल और चतुर्थक काल की यानी कि टर्शरी काल और क्वाटरनरी काल का टाइम पीरियड था। और उसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास टाइम रहता है वो कौन सा, प्लीस्टोसीन काल, चतुर्थक के। ठीक, अब हम बात करें कि इस मरुस्थल के बनने से पहले पर्मो कार्बोनिफेरस काल में और जुरासिक टाइम पीरियड के दौरान, ये दो टाइम पीरियड आप याद रखिए, पर्मो कार्बोनिफेरस काल प्लस जुरासिक काल, इनके समय में यहां पर टेथिस सागर ही हुआ करता था, टेथिस सागर ही हुआ करता। इसके प्रमाण इस बात से मिलते हैं कि मरुस्थल जब हम पढ़ेंगे तब उसमें एक दो ऐसे पॉइंट पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि बहुत सारी मरुस्थल में ऐसे भाग हमें मिले हैं, ऐसे अवशेष हमें मिले हैं जो जुरासिक काल के, जुरासिक काल, जुरासिक काल के होने का अर्थ यही है कि यह मरुस्थल टेथिस सागर के बनने से पहले, मरुस्थल के बनने से पहले यहाँ टेथिस सागर हुआ करता था। जुरासिक काल की बहुत सारी चट्टानें, बहुत सारे अवशेष इसी मरुस्थल के अंदर नीचे दबे हुए हमें प्राप्त हुआ। तो जुरासिक काल की चट्टानें टेथिस सागर की अवशेष मानी जाएगी या टेथिस सागर के समय की, और इसके बाद की जो चट्टानें हैं उनको हम बोलते हैं तृतीय काल की चट्टानें, चतुर्थक काल की चट्टानें। तो ये मरुस्थल का निर्माण किस समय में हुआ है वो हमने बात की। कुछ भूगोलवेता ऐसा भी मानते हैं कि अफ्रीका का जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप का ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की अगर अपने बात करें, ठीक है, ये भारत के संदर्भ में, और ये हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में यहां से एक बड़ा मरुस्थल फैला हुआ है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल के नाम से। अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में एक बड़ा मरुस्थल फैला हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, सहारा मरुस्थल। इसी सहारा मरुस्थल को ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल कहा जाता है। इसी सहारा मरुस्थल को ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो बहुत सारे भूगोलवेता ये मानते हैं कि हमारा जो थार का मरुस्थल, इंडिया का जो थार का मरुस्थल है, वो थार का मरुस्थल इसी सहारा मरुस्थल का उत्तर पूर्वी विस्तार है, पूर्व की तरफ गया है, उत्तर दिशा में बढ़ा है। तो उत्तर पूर्वी विस्तार के रूप में यह भारत और पाकिस्तान में मौजूद है, और इसी को राजस्थान में हम पढ़ रहे हैं थार के मरुस्थल के रूप में, थार के मरुस्थल के रूप में। तो कुछ भूगोलवेता ऐसा भी मानते हैं कि हमारा जो थार का मरुस्थल है यह वास्तव में ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का उत्तर पूर्वी विस्तार है, जो राजस्थान के साथ साथ भारत और भारत के पास लगने वाले पाकिस्तान तक विस्तृत है। ठीक, तो एक पॉइंट हमें यह भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि इसे ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का विस्तार भी माना जाता है। अब जो हमारा मरुस्थल है इसकी डायमेंशन की अगर अपने बात करें, इसके विस्तार की अगर हम बात करें, तो इसका विस्तार कहां से कहां तक किस रूप में हमें मिलता है उसकी अगर अपने बात करें शॉर्ट में, तो देखिए आप देखिए मरुस्थल की अगर अपने सामान्य विस्तार की बात करें अगर, तो ये विस्तार हम कई रूप में समझ सकते हैं, कई फैक्ट्स के अंदर समझ सकते हैं। ये हमारे पास अरावली की श्रृंखला के रूप में है, अरावली की श्रृंखला के रूप में, ठीक है, और ये वाली साइड हमारे पास नॉर्थ साइड और ये वाली साइड हमारे पास वेस्ट साइड, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा में इस मरुस्थल का विस्तार। तो जहां से इस मरुस्थल की सीमा शुरू होती है हमारे पास, ये वाला अक्षांश जो है ये हमारा 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रहता है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहां से मरुस्थल की सीमा शुरू हो जाती है, यानी कि इसका अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर यहां तक नॉर्थ में, अगर अक्षांश की बात करें हम
30 डिग्री, 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में हमारा मरुस्थल विस्तारित मिलता है। ये तो हमने इसके अक्षांश